Good morning, one and all. Today is 10th May 2000. Today is 18th May 2021, and we'll be taking third unit, cloud computing, utility computing. Utility computing is technology that enables a service provider to make computing resources and infrastructure management available to the customers as needed. मतलब customers जो है उनको infrastructure provide करता है ये utility computing. तो जो भी रिसोर्सेज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर उनको जैसे आपका हो गया हार्ड डिस्क हो गया, डेटा स्टोर करने के लिए हो गया, कुछ रिमोट लोकेशन पे इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करना है, कोई और रिसोर्सेज हैं उन सबको यूज करना है, तो ये जो यूटिलिटी है, यूटिलिटी कंप्यूटिंग ये प्रोवाइड करता है सर्विसेज. ओके, यूटिलिटी कंप्यूटिंग is a model for providing facilities on the demand of users. On demand users की डिमांड के ऊपर ये सर्विसेज प्रोवाइड करता है. So the word utility is analogy for the customers to use and pay the quantity of usage. जितना यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से वो पेमेंट रहेगा. जैसे क्लाउड एनवायरनमेंट में भी क्या है कि कुछ अमाउंट तक वो शुरू में क्या करते हैं, आपको फ्री स्टोरेज प्रोवाइड करता है. जैसे अगर हम जीमेल भी बोल रहे हैं तो वो आपको एक लिमिटेड तक फ्री में प्रोवाइड करता है रिसोर्सेज. उसके बाद में जब आप यू गो बियॉन्ड दैट तो यू नीड टू पे. तो रिसोर्सेज जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, मेल कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका एक लिमिट तक फ्री है. उसके बाद में वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं. तो जो लिमिट तक फ्री है उसके यू आर ऑलरेडी पेइंग द डेटा चार्जेस, डेटा कनेक्शन के चार्जेस. The term utility computing is getting place in society in different dimensions also, like computing, website access, file sharing, different applications used by the customers in the market. मतलब आपको फाइल शेयर करनी है, डेटा स्टोर करना है, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, प्ले स्टोर से कुछ डाउनलोड करना है. So nowadays utility computing is playing a vital role. It is basically used in business process application from utility like services. So it is on पे पर यूज. जितना आप उसको यूज करोगे उतने के हिसाब से आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एडवांसिंग टुवर्ड्स द यूटिलिटी मॉडल. इसमें क्या एडवांस आया है इन 40 सालों में? व्हाट इज द ग्रोथ इन लास्ट 40 years? लेट्स सी. सो द बिजनेस ग्रोथ एंड द टेक्नोलॉजी advancement has served each other one. With each new business need, technology has stepped up to plate and provided a solution for the problem at hand. So business have invested large amount of money. अभी क्या होता है कि कोई एक बिजनेस स्टैब्लिश होता है, उस बिजनेस स्टैब्लिशमेंट में बहुत सारा मनी वो लगा देते हैं, पैसा लगा देते हैं, चाहे हार्डवेयर हो, चाहे सॉफ्टवेयर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कंस्ट्रक्शन का काम होगा, उसके ऊपर बहुत सारा पैसा लगा देते हैं. तो वंस इट इज बीइंग मेड, so what they do, they provide it for usage to all in cloud environment में सबको यूज करने के लिए वो रिसोर्सेज जो है वो प्रोवाइड कर देता है. बट इट इज ऑन पे टू यू पे एज यू यूज. जैसे जैसे आप उसको रिसोर्सेज को यूज करोगे वैसा वैसा पेमेंट करेंगे. ओके, so in recent years a dynamic and flexible paradigm for transforming the delivery of IT and business functionality has been grown up. 1990s से when the internet was being used commercially, तो several internet service providers बीच में आते थे, जो हमारे जैसे वोडाफोन है, एयरटेल का है डेटा, BSNL का डेटा आप यूज कर रहे हो, जियो फाइबर ब्रॉडबैंड, वाईफाई, जो भी फैसिलिटीज आप यूज कर रहे हो, तो दीज आर ISPs, दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर. तो ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं? दीज प्रोवाइडर्स गिव यू एक्सेसिबिलिटी ऑफ द इंटरनेट एंड यू आर पेइंग फॉर द यूसेज ऑफ द इंटरनेट. नाउ व्हाट हैपेंस, अब अगर आप क्लाउड के एनवायरनमेंट में कुछ भी एक्सेस करना चाहते हो तो एक फ्री टाइम तक आपको फ्री दे रहा है. जैसे हम जीमेल का अकाउंट भी बोलेंगे, याहू का अकाउंट बोलेंगे, बट एज इफ यू आर पेइंग इट टू द ISPs, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर को आप पे कर ही रहे हो, तो जो पे कर रहे हो उसके चार्जेस में आप वो अकाउंट्स अपना जो है वो एक्सेस कर पा रहे हो. बट बियॉन्ड द लिमिट अगर आपको अपना डेटा और मेंटेन करके रखना है तो वो जो एक्स्ट्रा चार्जेस उसके लगेंगे पर मंथ, फ्री ट्रायल दे देते हैं पहले, फिर उसके बाद में आपको पर मंथ एक्स्ट्रा पैसे या ईयरली एक्स्ट्रा पैसे लगते हैं. तो दिस इज पे ऑन यूसेज. ओके,
Now, as we have seen, the advancement in the technology and the business requirements paved the way for creation of different types of infrastructures. There are three types of managed infrastructure according to who owns and manages them, as well as the customers own their functionalities. मतलब अब हम बोल रहे हैं कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पे ऑन यूज के यूज बाय द कस्टमर्स जैसा बनाया हुआ है, तो उसमें तीन तरीके के टाइप्स बोले हैं, जैसे उसको कौन ओन करता है, कौन उसको मैनेज करता है, और उसकी जो फंक्शनैलिटी है वो कंज्यूमर्स कैसे यूज करते हैं। तो इसको ब्रॉडली तीन टाइप्स में डिवाइड किया है। टाइप वन में क्या है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज प्राइवेटली मैनेज्ड बाय द इंटरनल कंपनीज आईटी डिपार्टमेंट एंड रिसाइड्स विद इन द कंपनी फायरवॉल्स। द इंफ्रास्ट्रक्चर इज प्राइवेटली ओन एंड कंज्यूम बाय द कॉर्पोरेशन, मतलब कॉर्पोरेशन ने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और खुद के एम्प्लॉइज और खुद ही उसी के अंदर वो यूज कर रहा है। जैसे कि कंपनी का खुद का फायरवॉल, तो वो खुद का फायरवॉल खुद के लिए इस्तेमाल कर रहा है, खुद ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया और खुद ही के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दैट इज फर्स्ट टाइप। तो क्रिएटिंग रिसोर्सेज फॉर इट्स ओन यूसेज एंड यूज इट एंड यूटिलाइज दैट यूटिलिटी। जो हम कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, तो इट इज लिमिटेड टू द कंपनी इटसेल्फ, जो कंपनी ओन कर रही है, प्राइवेट कंपनी। सेकेंड इज टाइप टू इज अ डेडिकेटेड आउटसोर्स्ड infrastructure that is solely for back office use. It is managed by outsourcing providers. The data centers is owned by outsourcing providers. IT resources like servers and storage are owned and consumed by the client company. मतलब अब जो कंपनी है, एक कंपनी है, वो रिसोर्सेज बना रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है, और उसका जो बैक ऑफिस है उसको वो डेडिकेटली बैक ऑफिस ही उसको यूज कर रहा है और उसको आउटसोर्स कर रहा है। आउटसोर्सिंग मतलब कि हमने एक बार उसको बना लिया, तो वो खुद के अलावा दूसरे जो क्लाइंट हैं उनको वो देना और उनको वो यूज करना। जैसे कि सपोज हमारे यहाँ पर भी सीएमएस का सॉफ्टवेयर है, तो सीएमएस का सॉफ्टवेयर बैक ऑफिस के लोग यूज कर रहे हैं, बट दिस इज नॉट बीइंग मेड बाय द कॉलेज, दिस इज बीइंग आउटसोर्स। तो सीएमएस वालों ने इसको हमको दिया है और हमने उसके बदले में उनको पे किया हुआ है, तो इट इज पे एज यूसेज फॉर द क्लाउड एनवायरनमेंट यूटिलिटी। तो हम उनके सर्वर्स और स्टोरेजेस को और उनकी जो एप्लीकेशंस है उसको क्लाइंट एज अ क्लाइंट कंपनी वी आर यूजिंग। अब थर्ड टाइप क्या है, टाइप 3 इज शेयर्ड होस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड बाय कंपनीज विद इन इंटरनेट फेसिंग रिक्वायरमेंट्स। अब यहाँ पर क्या था, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस था, सिर्फ आउटसोर्स करके सोली भी यूज करना बैक ऑफिस ही बेसिकली यूज कर रहे हैं। अब जब हम टाइप 3 की बात करते हैं, तो टाइप 3 में क्या होता है, वो इंटरनेट क्लाउड की बात होती है, पूरा का पूरा इंटरनेट पे चला गया। इट इज मैनेज्ड बाय आईएसपीज। डेटा सेंटर फैसिलिटीज इंक्लूडिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी आर ओन्ड बाय द प्रोवाइडर। जैसे अगर हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की बात कर रहे हैं, ये जियो की बात कर रहे हैं, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, पूरा का पूरा कंपनी ने ओन कर लिया और अब हम उसको कंपनी को पे कर रहे हैं और हम इंटरनेट सर्विसेज यूज कर रहे हैं। तो इंटरनेट सर्विसेज जो भी यूज कर रहे हैं उस पैसे में जितना जीबी फ्री आता है उतना हम यूज कर रहे हैं। तो डाउनलोडिंग के ऊपर डिपेंड करता है आप कितना पेमेंट कर रहे हैं, तो जितना डाउनलोडिंग करोगे उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज टोटली रिलेटेड विद द इंटरनेट फेसिंग रिक्वायरमेंट्स and is being provided by the ISPs. अब इसमें फैसिलिटीज कौन कौन सी होती है, डेटा सेंटर फैसिलिटीज है, इंटरनेट कनेक्टिविटी फैसिलिटीज है। Now next is type 4. Type 4 is a utility infrastructure whose purpose is to provide IT infrastructure services as needed when required. A utility infrastructure can be implemented in house or by an outsourcing provider. मतलब जो थर्ड और सेकंड का जो फीचर्स थे वो सब कोलैबोरेट करके फोर्थ टाइप में आ गए। तो फोर्थ टाइप में क्या होगा, आप उसका आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में बेसिकली क्या होता है कि उनके आप हार्ड डिस्क यूज कर रहे हो, उनका स्टोरेज यूज कर रहे हो, कुछ उनकी एप्लीकेशंस उसको यूज कर रहे हो या फिर उनकी एप्लीकेशंस को आप मैनिपुलेट कर रहे हो। तो ये चीजें सारी की सारी इंटरनेट बेस्ड है वो, और उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो आउटसोर्सिंग किया हुआ है उनका हार्डवेयर फैसिलिटी, सॉफ्टवेयर तो हम यूज करते ही करते हैं, उसके अलावा हार्डवेयर जो है वो भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो दैट कम्स अंडर टाइप 4। देन कम्स अ न्यू टॉपिक, यूटिलिटी टाइप। यूटिलिटी टाइप बिलिंग फॉर हार्डवेयर।
यूटिलिटी टाइप बिलिंग फॉर हार्डवेयर मतलब जब हम हार्डवेयर एज ए रिसोर्स क्लाउड के ऊपर हम यूज कर रहे हैं, हार्डवेयर रिसोर्स मतलब हम उनकी सपोज हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं डेटा स्टोरेज के लिए। अभी अगर आपको पता होगा कि एक डेटा साइंस करके भी बीएससी इन डेटा साइंस करके भी एक कोर्स है, तो उसमें भी पूरा यही सिखाते हैं कि हाउ क्लाउड एनवायरनमेंट, पूरा क्लाउड एंड कंप्यूटिंग का एनवायरनमेंट सिखाते हैं कि हाउ डू यू create your own data centers, how do you maintain the data centers of other companies, how do you outsource these things to data science course in the this one entire course of 3 years. Now we are just learning one as subject in our curriculum. So here the utility type बिलिंग फॉर हार्डवेयर मतलब जितना हमने यूटिलिटी यूज किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज किया है, उसका बिलिंग करना, उसको पैसे पे करना जो हम हार्डवेयर रिसोर्स यूज कर रहे हैं. So different hardware vendors has introduced different methods for utility type billing. Some are listed here. जैसे कि suppose HP Pay per use in part of the HP Pricing Solutions program. It is implemented on HP 9000 and Integrity Service. It consists of metering software that monitors CPU utilization and transmits this report to the internet to a usage database situated at the HP location. The usage information is aggregated and later used to bill the customers. मतलब HP जो कंपनी है, HP कंपनी ने आउटसोर्स कर रखा है, तो इसके जितना हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं, उन हार्डवेयर रिसोर्सेज को आप पे यूसेज के जैसे आप इसको यूज करो, वो आपके सॉफ्टवेयर अपने सॉफ्टवेयर के थ्रू मीटरिंग से उसको मॉनिटर करता है, फिर उसके बाद में उसका रिपोर्ट जनरेट करता है, आपको अपने लोकेशन से आपको वो बिलिंग भेज देता है. So customers have to pay the infrastructure being provided by the HP. Then we have something called as the grid computing. Sun Grid Compute utilities pay per use facility available over the internet in the United States. This service does not require any purchase of the hardware and is offered with no outsourcing contracts at a price of ₹1 per CPU hour. मतलब जैसे इंटरनेट कैफे हो गया उस तरह से कि पर ये इंटरनेट कैफे तो आपको लोकेशन में फिजिकली जाना पड़ता है, ये ऐसा नहीं है, ये आप रिमोटली आप इसको एक्सेस कर सकते हैं. तो 1 घंटा CPU आर को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो उसके लिए आपको $1 पे करना पड़ेगा. जैसे एक कंपनी है सन ग्रिड कंप्यूट यूटिलिटी, तो वो आपको प्रोवाइड कर रही है अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट फैसिलिटी. ये आउटसोर्स किया हुआ नहीं है, ये कॉन्ट्रैक्ट, नो आउटसोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट इज देयर फॉर दिस. Then we have IBM capacity on demand is a fast, non-destructive method of activating processor and memory capacity that is built directly into the IBM series I2P servers. अब IBM ने भी इस तरह से फैसिलिटी दिया हुआ है कि you can provide the resources. Like it offers temporary or permanent activation of additional capacity-based requirements. It provides a way to utilize and pay for the resource capacity as needed. So जो भी resources हैं उनको यूज करने के लिए ये प्रोवाइड कर रहा है facilities. Now let's switch over to the topic called as evolving software applications. So what are the new applications which are being evolving? Let's talk about that. With more functionality added, software applications became more complex and hardware to develop and maintain. As a result, software development independent software vendors ISVs took very most of the software development and created standard software applications that could be customized and configured to individual company. मतलब आप ये जो इंडिपेंडेंट सर्विस सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर्स हैं ISVs, ये क्या करते हैं, ये आपको स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं. आप उन स्टैंडर्ड एप्लीकेशंस को कस्टमाइज कर सकते हो और उनको कॉन्फ़िगर करके इंडिविजुअल अपने यूसेज के लिए जैसे आपको इस्तेमाल करना है वैसे कर सकते हो. जैसे लाइनक्स इज वन ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो एंड यू कैन डाउनलोड द कोड, कस्टमाइज इट एंड यूज इट अकॉर्डिंग टू योर नीड. Customize means you can make changes into it. So as a demand grew, software vendors were able to capitalize on the economies of scale, bringing down development cost, which was then passed on as a reduced application cost to customers. So in short, make model turn to buy model.
मतलब मॉडल बनाना, ठीक है, डेवलपिंग इन हाउस सॉफ्टवेयर एंड देन सेल दैट सॉफ्टवेयर फॉर द यूसेज, उस सॉफ्टवेयर को सेल करना ताकि उसको यूज कर सके। Now, in the mid to late 1990s, applications sold by vendors were once again becoming more complex. This time in terms of application management and Anki. So, in addition, customers of these applications were paying ever increasing licensing fees and maintenance contracts. So, it was during this time a new breed of outsourcing called as application service providers (ASPs) emerged. अब ASPs क्या है? एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आप जितनी एप्लीकेशन यूज करोगे उतनी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको उसको पे करना पड़ेगा। जैसे 1 साल अगर आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो, 2 साल आप इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको वो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर जो है एप्लीकेशन देगा और वो आपको एप्लीकेशन यूज करना है। जैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वैसे ही एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। 2 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट है, आपको रेगुलरली मंथली पैसे पे कर रहे हैं। जो हमारे यहाँ पर जैसे CMS का सॉफ्टवेयर है, आपने उस सॉफ्टवेयर को परचेज किया रेगुलरली आपके मेंटेनेंस के लिए, एवरी ईयर यू नीड टू पे देम, इट्स लाइक दैट। नाउ सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड एज सर्विस, सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड एज अ सर्विस, जो हमने अभी यहाँ पर बात की थी उसको इलैबोरेट किया है कि जैसे यहाँ पे बात की है कि ASPs एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर प्रपोज टू टेक ownership of the application including management and maintenance in exchange for a minimum 2 years contract that included a low startup cost and a regular monthly service fee। मतलब शुरुआत में आपको बहुत कम पैसे लेंगे और उसके बाद में रेगुलरली मंथली फीस लेंगे सो दैट यू कैन योर डेटा योर इंफॉर्मेशन एंड सर्विसेज विल बी प्रोवाइडेड। जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए वो मंथली कुछ चार्जेस होंगे। अब यही चीज किसके साथ में बात कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड एज अ सर्विस। सो सॉफ्टवेयर के साथ में जब वो डिलीवर किया जाता है क्लाइंट को सॉफ्टवेयर, तो उसको सर्विसेज कैसे कैसे प्रोवाइड करेंगे और उसके लिए कैसा पे करेंगे। तो हमारा जो यूनिट है दैट इज यूटिलिटी कंप्यूटिंग, मतलब जितना आप यूज कर रहे हैं यूटिलाइज कर रहे हो उतना हम पे कर रहे हैं, कस्टमर्स पे कर रहे हैं। Now, customers' demand and competition within the software industry has evolved the pricing model of enterprise software applications over time. ISVs first came into existence. The most common pricing model used was a fixed term licensing, FTL का concept develop हुआ था। FTL का concept मतलब कि उसको लाइसेंस मिल गया है, अगर उसको लाइसेंस मिल गया तो उस टाइम पीरियड तक का उसको वो इस्तेमाल कर सकता है। So FTL grants a company exclusive use of the enterprise application for a specific length of time. When license expires at the end of the term, the company must either stop using the product or obtain a new license. जैसे अगर हमने बात की है कोई एक सॉफ्टवेयर परचेज की माइक्रोसॉफ्ट 2000 अपने या XP की बात कर रहे हैं, अगर सपोज XP परचेज किया है या विंडोज 2000 परचेज किया है, जो भी आपके पास में ऑपरेटिंग सिस्टम परचेज किया है, सो फॉर दैट वी आर पेइंग, और जब आप उसको पे करते हो तो आपको उसका लाइसेंस एग्रीमेंट मिलता है। तो लाइसेंस एग्रीमेंट आपका 1 साल के लिए वैलिड रहता है। फॉर हाउ मेनी नोड्स? 1 नोड और 4 नोड्स। वर्क स्टेशन लिया, एंटरप्राइज एडिशन लिया है, सर्वर लिया है, जो भी आपने लिया, तो उसके हिसाब से हमने क्या किया, हमने सॉफ्टवेयर परचेस किया, सॉफ्टवेयर परचेस के लिए उसने हमको पेमेंट किया और हमने लाइसेंस खरीद लिया, लाइसेंस ग्रांट कर लिया, तो वो लाइसेंस के लिए हम फिक्स अमाउंट पे कर रहे हैं, ओके। और जब वो लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है जो उसका टाइम पीरियड है, देन वी नीड टू अपडेट दिस बाय अगेन पेइंग द अमाउंट। ये एक छोटा सा डिलीवरी मॉडल बनाया। ऑन प्रीमाइसेस, ऑफ प्रीमाइसेस, फिक्स टर्म लाइसेंसिंग, मतलब 1 साल के लिए इतना आपको लाइसेंस प्रोवाइड किया जाएगा, वो फिक्स्ड है टू द वेंडर, दैट इज वेरिएबल एन्युटी। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, ASPs एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये जो एप्लीकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, these are basically the providers which gives the software as a service and it is for the fixed term, and the vendors take the opportunity, get the license
according to the need. This is variable annuity. Here, software as a service, application service providers, ASPs, SAS, SaaS. So this is the delivery model for the softwares. For the customer's point of view, the evolutionary path of the delivery model for application software has been from a make to buy and to a rent model. मतलब कैसा मॉडल है, पहले बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर उसको इसके लिए बनाया make to buy. This is being made so that it can be sold out, बाद में बेचा जा सके, या फिर उसको रेंट पे दिया जा सके, टू अ रेंट मॉडल. रेंट मॉडल मतलब एक इंफ्रास्ट्रक्चर जब बनाए हैं तो या तो उसको बेच दो या तो फिर उसको रेंट पे दो ताकि उसको यूज कर सके. तो फिगर 3.1 shows that diagram, this delivery model. So today we are seeing the pricing model for the software application evolving to a more granular level, pay as you use. So pricing model allows customers to access enterprise level software functionalities on a monthly subscription basis without long term contract. मतलब long term contract नहीं कि साल में एक बार पे करना है, आप उसका monthly payment कर रहे हैं, monthly usage है, monthly payment कर रहे हैं, तो that is the way it is being done. Continuum of utilities. Continuum of utilities. Continuum of utility shows the progression of technological advancements responsible for evolving different parts of organization into utilities. मतलब जो अलग अलग पार्ट्स हैं ऑर्गेनाइजेशन को, उसको किस तरह से यूटिलिटीज में डिवाइड किया हुआ है. Each level in the continuum represents new innovations driven by customer needs and made possible by the introduction of new technology or method. मतलब जैसे जैसे ये न्यू इनोवेशंस आते हैं वैसे वैसे कस्टमर्स जो है उनकी नीड और उसका पॉसिबल न्यू वे ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज और उसके मेथड्स वो इवॉल्व होते हैं. तो इसको कुछ कंटिन्यूम को कुछ लेवल्स में डिवाइड किया. लेट्स टॉक अबाउट दोस लेवल्स. लेवल 1, first level. At this level, new technology enables utility like functionalities and pricing in servers within the infrastructure. पहले इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही फर्स्ट लेवल में क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर ही जितना फंक्शनलिटीज है या प्राइसिंग है, प्राइसिंग इन द सर्वर्स उसको इंट्रोड्यूस किया. दिस इज मेड पॉसिबल बाय टेक्नोलॉजीज सच एज कैपेसिटी ऑन डिमांड, COD. सो पॉसिबल टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी है? Capacity on demand, COD, a purchasing option that allows companies to receive a server equipped with one or more extra CPUs on top of what the company offered. मतलब जो कंपनी आपको ऑफर कर रही है उसके ऊपर से और क्या एक्स्ट्रा CPUs और एक्स्ट्रा सर्वर्स रिसीव करना है, that is capacity. Okay, so extra CPUs are not turned on until the company needs them. कंपनी क्या कर रही है कि जितना है उसके पास तो ठीक है, बट उसके ऊपर से एक्स्ट्रा सर्वर्स लेकर रख रही है, एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी करके रखती है, बट इन केस ऑफ द प्रॉब्लम अराइजेस दैट कैन बी यूटिलाइज्ड इन द इमरजेंसी. सो कंपनी पेज टू टर्न ऑन द CPUs फॉर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम एज नीडेड. अगर जरूरत है तो वो सर्वर्स को CPUs को यूज करेंगे और उसके लिए वो पेमेंट करेंगे. नेक्स्ट इज possible technology, workload partitioning. A software application that works with operating system to control resources usage of processes running on the servers. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके ऊपर जितनी एप्लीकेशंस रन हो रही हैं तो वो एप्लीकेशंस जो है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल करके रखती है सर्वर पर. So processes grant CPU and memory resources according to specific rules, thereby limiting resources used by a particular process and enabling more processes to run on the server. Logical server partitioning, workload partitioning देखिए. Logical server partitioning, the ability of multi-way server to be partitioned into several distinct servers running their own operating systems. मतलब ये एबिलिटी की बहुत सारे सर्वर्स हैं उसको पार्टीशन किया डिफरेंट डिस्टिंक्ट सर्वर्स में.
Then let's talk about level 2. Level 2 में at this level a utility, at this level a utility infrastructure begins to emerge as a new technologies enable operations of virtualized operating environment. This is made possible by the technologies like virtual servers and automated servers. सेकेंड लेवल में हमने वर्चुअल सर्वर स्टोरेज की बात की. वर्चुअल सर्वर स्टोरेज जैसे हमने पढ़ चुके हैं वर्चुअलाइजेशन, सर्वर वर्चुअलाइजेशन, जो वर्चुअल मशीन क्रिएट करना है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालना है, उसके ऊपर सॉफ्टवेयर यूज करना है. So that virtual type of environment is being created so that storage can be done. Okay. Automated provisioning and policy-based management software used to allocate resources as needed. मतलब ये सिस्टम ऑटोमेटिक है, जैसे ही नीड अराइज हुई रिसोर्सेज की, वैसे ही जो है वो सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना शुरू करते हैं. Let's talk about level 3, level 4 and then vendor. Level 3 is at this level architectural changes to enterprise software application transform single instance application into multi-tenant applications served through the internet. This is possible technologies such as service oriented architecture SOA implemented as web services. मतलब service oriented web servers create किया XAMPP का so that it provides the services. Metering and account software for enterprise applications. Enterprise application के लिए मीटर का सिस्टम जैसे जैसे यूजर जो. And the last level, that is level 4. At this level, company identify business functionalities that are non-strategic. जो कंपनी है वो उनकी जो फंक्शनलिटीज है उसको आइडेंटिफाई करती है. And the purpose is to find the similar functional components for different process and externalize or share with other organization entities within the companies. Sharing is there in this level and it is included in the continuum to show that the utility model also applies to business processes. So it is one which provides the usage to the business also. Businesses can help increase levels for sharing within their organization by letting go of an auto-dated company culture that promotes resource control on an individual or departmental level basis. So departmental basis है या individual level पे resources बनाए हुए हैं basically for the business point of view. So the level of their share has been increased. So resources can be consolidated to form a pool of resource utilized by different businesses units within a company. So this increase the resource utilization, thereby lowering the cost through shared resource management and keep that information. Okay. So this is today's I am ending today's session. And then we will have session tomorrow.